हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर्स पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। अब कंपनी को चलाने के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होती है और ओनर्स के पास जितनी मनी होती है वो इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन उसकी मनी कम पड़ जाती है। अब चूँकि तो फिर वो किस तरह से अपनी कैपिटल को अरेंज करता है, तो वो अपनी कैपिटल को छोटे छोटे सेगमेंट में पार्ट में डिवाइड करके वो पब्लिक को शेयर्स के फॉर्म में इशू करता है और इनवाइट करता है पब्लिक को कि वो हमारा शेयर होल्डर बने, यानी कि हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे और हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बने, हिस्सेदार बने, ताकि हमें जो फ़ायदा हो तो उसको भी उसके शेयर के हिसाब से जितना भी उसने शेयर के पार्ट में वैल्यू लगाई है उसके बेसिस पर उसको प्रॉफिट मिल जाए। तो इसी को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। अब चूँकि इशू ऑफ शेयर्स भी दो तरह से होता है, एक है फॉर कैश यानी बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, by public subscription of shares, और दूसरा है फॉर कंसिडरेशन other than cash, अब इसमें डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू करके कैपिटल का अरेंजमेंट होता है, और फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश यानी कि कैश न लेकर उसको शेयर इशू कर दिए जाते हैं। मान लिए उससे कोई एसेट परचेज़ कर ली कंपनी ने और उसे एसेट की रिक्वायरमेंट थी, और तो उससे एसेट लेकर उसे शेयर इशू कर दिए जाते हैं। तो इसे कहते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, और इसे फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो अब तो मेन इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। तो इसका जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और वो प्रोस्पेक्टस में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी की रिटन होती है। पब्लिक उसे पढ़ती है और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो फिलअप करती है उस फॉर्म को, और उस फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ जब वो फॉर्म फिलअप करती है तो एज ए एप्लीकेशन मनी वो साथ में जमा करती है कंपनी को। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन लेता है कि जिसने जिसने फॉर्म फिलअप किए हैं, जितने जितने शेयर के लिए, उसे कितने कितने शेयर्स इशू करे जाएं, वो उसके हाथ में डिसीज़न होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो वो फिर डिसीज़न लेने के बाद जिसको चाहता है जितने शेयर्स उनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अलॉट कर देता है। अब उसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाता है शेयर्स का, उसके बाद चूँकि कंपनी को फ़ौरन ही सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, मनी की, कैपिटल की,
क्योंकि धीरे धीरे उसे कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वो इस शेयर्स को पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे सपोज़ दैट 10 रुपए का शेयर्स है, वो इसको पहले एप्लीकेशन के टाइम मांग लेता है। सपोज़ दैट वो 3 रुपए। फिर मान लो वो अलॉटमेंट में 3 रुपए मांग लेता है। फिर वो मान लो फर्स्ट कॉल में 2 रुपए मांग लेता है, और फिर फाइनल कॉल में 2 रुपए मांग लेता है। इस तरह से 10 रुपए हो जाते हैं। तो वो उस एक शेयर की रकम को पार्ट में डिवाइड कर देता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अब चूँकि फ़ौरनी पूरे पैसे की उसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे रिक्वायरमेंट आती है। पहले क्योंकि कंपनी खुलेगी तो पहले कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग बनेगी, फिर धीरे से उसमें इक्विपमेंट आएंगे और मशीनरीज़ आएंगी, फिर रॉ मटेरियल आएगा। फिर इस तरह से जैसे जैसे उसको अमाउंट की ज़रूरत होती जाती है तो वो पैसा मंगाता जाता है। अब मान लो सपोज़ दैट वो फ़ौरनी 10 रुपीज़ एक बार में कॉल करके मंगा लेता है, तो इस 10 रुपीज़ का भी यूज़ नहीं है कैपिटल का, तो फिर उसके लिए अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए वो इस 10 रुपीज़ के शेयर्स को पार्ट में डिवाइड करके वो कॉल करता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट पब्लिक से रिसीव करता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में सबसे पहले वो प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा, और प्रॉस्पेक्टस के टाइम पर ही पब्लिक जो है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई करेगी कि उसे कितने शेयर्स चाहिए। फिर यहाँ पर पब्लिक अप्लाई शेयर्स, फिर पब्लिक जो अप्लाई करती है शेयर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीज़न लेता है कि उसे कितने शेयर्स देना है। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको शेयर्स अलॉट कर देता है। और जब शेयर अलॉट हो जाते हैं, डिसाइड हो जाता है कि उसने जितने शेयर, सपोज़ दैट कोई एक बंदा था, उसने 500 शेयर्स अप्लाई करे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे 500 शेयर्स अलॉट कर दिए। अब चूँकि 500 शेयर्स अलॉट करने के बाद जब ये डिसीज़न हो जाता है कि उसको 500 शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो 500 शेयर्स वो अप्लाई करता है, तो पहले ही कंपनी एप्लीकेशन की फॉर्म में उससे 3 रुपए मांग लेती है। तो इस तरह से अगर मान लो सपोज़ दैट 500 शेयर्स हैं उसके, तो 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपये उससे पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जमा कराना पड़ेंगे।
फिर उसके बाद बोर्ड डिसीज़न लेता है कि उसे 500 शेयर्स इशू कर दिए हैं, तो फिर वो अलॉटमेंट मनी उसे पेड करना होती है। तो इस तरह से फिर वो 1500 रुपये अलॉटमेंट के साथ पहले कॉल करती है और फिर इसमें समय देती है थोड़ा टाइम। फिर उसके बाद उसे 1500 रुपीज़ पे करना होते हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। फिर इसी तरीके से टाइम आता है फर्स्ट कॉल का और फिर वो 500 के हिसाब से उसे 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में पेड करना होती है। इस तरह से फिर उसे 1000 रुपये पे करना होते हैं और फिर लास्ट में फ़ाइनल कॉल आती है, तो इस तरह से 500 रुपीज़ इंटू 2 फिर उसे 1000 रुपीज़ पे करना होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलता है। अब इसमें मान लो कि कोई शेयर होल्डर है वो फेल भी हो जाता है, सपोज़ दैट कि उसने एप्लीकेशन में तो 3 रुपये दे दिए और अलॉटमेंट में भी 3 रुपये दे दिए। मान लो यहाँ पर वो फेल हो गया, फर्स्ट कॉल देने में फ़ेल हो गया, तो फिर जो है कंपनी उसका वेट करती रहती है और कॉल करती रहती है, लेकिन फिर भी कई बार कॉल करने पर भी वो पेमेंट नहीं देता है। तो कंपनी को ये अथराइज्ड है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि उसके शेयर्स को वो फोरफीटेड कर देता है, यानी कि कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? कैंसिल, यानी कि फोरफीटेड कर देता है। फोरफीटेड कर देता है। तो बस अब चूँकि फोरफीटेड होने से कंपनी की कैपिटल शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इस बदमाश ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, या मान लो सपोज़ दैट वो अलॉटमेंट में फ़ेल हो गया, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल शॉर्ट हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है, इन्हीं फोरफिटेड शेयर्स को वो रीइशू कर देती है। अब चूंकि कंपनी को रीइशू करने में नुकसान भी होता है, कभी वो प्रीमियम पे भी कर देती है और कभी वो डिस्काउंट पे भी उसे करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से उसे रीइशू करना होता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इशू ऑफ शेयर्स का। अब उसके बाद फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब दूसरा आता है फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो नेक्स्ट है फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। अब इसमें कंपनी डायरेक्टली कैश ना लेकर किसी वेंडर से कोई एसेट ख़रीद लेती है, या मशीनरीज़ ख़रीद लेती है, या बिल्डिंग ख़रीद लेती है, क्योंकि उसको बिल्डिंग की ज़रूरत है। मान लो उसे मशीनरी की कंपनी को ज़रूरत है, तो वो उससे बिल्डिंग या कोई एसेट्स या कोई मशीनरीज़ ख़रीद लेती है और उसके बदले में उसे शेयर इशू कर देती है। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पहले समझा देते हैं आपको, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री सबसे पहले, अगर मान लो कंपनी के पास एसेट्स आई है तो व्हाट्स कम इन डेबिट, तो रियल अकाउंट है चूँकि एसेट, तो व्हाट्स कम इन डेबिट, तो एसेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, चूँकि गिवर इज़ ऑलवेज क्रेडिट, टू
वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद पहली एंट्री ये होती है और फिर वेंडर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये होती है फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। जब कंपनी को कोई ज़रूरत पड़ती है पैसे की नहीं बल्कि डायरेक्टली कोई एसेट की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या एंट्री करेगी अपने वहाँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट, और फिर ये ड्यू होता है और फिर उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो दिस इज़ ड्यू and this is paid the value of asset in the form of shares। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था शेयर इशू का for cash by public subscription of shares, जो I have already mentioned that, and then for consideration other than cash। तो अपन स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ पर जो है वो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनीज। ओके।